हमारे गली मोहल्लों में जगह जगह बारबेक्यू की दुकानें खुली आपको, और वहां पे वो कोयलों के ऊपर ये बारबेक्यू बनाते हैं। इस कोयले की जो राख बचती है, इसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक पोटाश होता है। अगर हम ये पोटाश अवेलेबल कर दें अपने प्लांट्स को तो हमारे पौधे बहुत अच्छे होंगे। लेकिन फिर इसमें एक और बात आती है कि अगर पौधा चल रहा है और उसके ऊपर से हमने राख डाल दी तो वो जल जाएगा। हमें पोटाश भी देना है और राख इस्तेमाल भी इस तरीके से करनी है कि वो अपने पौधे उसको एब्जॉर्ब कर सकें। उसका तरीका यह है कि जब आप सॉइल प्रिपेयर कर रहे हैं तो 12 इंच के गमले में एक खाने का चमचा राख डाल देगा। इससे उसका जो पोटाश का लेवल है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप पौधा वो ग्रो कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसको पोटाश आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा और उसकी जड़ों को जलाएगी नहीं। और जो अगर आपने पौधा लगाया हुआ ऊपर से आप ये डाल देंगे पोटाश या ये राख डाल देंगे तो जलने का खर्चा ज़्यादा है। अब और दूसरी चीज़ वो कहते हैं भाई हमने मूली लगाई या शलजम लगाया, बहुत छोटी सी मूली बनी या बहुत छोटी छोटी गाजरें बनी। अच्छा, गाजरें और मूली शलजम ये क्या चीज़ें हैं? ये सारी रूट वेजिटेबल है। और रूट्स के लिए कौन सा मैंने न्यूट्रिएंट बताया था आपको? फॉस्फेट। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना आपको थोड़ी सी मुश्किल तो लगेंगी, लेकिन अब आप इनको रिपीट करते चले जाएंगे। मैं आपको इस सेशन में ये चीज़ें रिपीट करता रहूँगा ताकि आपको जहन में हो जाए कि मुझे किस चीज़ के लिए क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है। फॉस्फेट हमें प्रोवाइड करना है रूट के लिए, और रूट जब बेहतर होगी तो ओवरऑल प्लांट बेहतर होगा। और रूट वेजिटेबल के लिए तो फॉस्फेट अक्सीर है, इसके बगैर आपकी रूट वेजिटेबल अच्छी नहीं बनेगी। ऑर्गेनिकली हम कहाँ से हासिल करें? बोन मील। बोन मील या हड्डियों का चूरा, इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट, यानी ये कैल्शियम भी देता है पौधे को और फॉस्फेट भी देता है। ये प्रोडक्ट है हरा वालों की, बोन मील की। तो अच्छा, इसका भी इस्तेमाल करने का तरीका ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक जो भी आपके पास मटेरियल होता है वो सबसे पहले डिकम्पोज होगा, उसके ऊपर बैक्टीरिया काम करेगा सॉइल के अंदर, उसके बाद वो प्लांट को अवेलेबल होगा। अगर आप डायरेक्ट ऊपर से डाल देंगे तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो आपको ये करना है कि अगर आपने कोई रूट वेजिटेबल लगानी है या इनकेस अगर आपने उसको बाद में कोई फ्लावर्स या फ्रूट्स लेने हैं उससे, तो आपको एक चाय का चमचा पर 12 इंच की आपका जो पॉट है उसमें आपको ये बोन मील डालना पड़ेगा, या 100 ग्राम पर स्क्वायर मीटर अगर आपने ज़मीन इस्तेमाल की तो आपको ये बोन मील इस्तेमाल करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन इज़ द की। अगर आप सॉइल प्रिपेयर करेंगे, बुनियाद अच्छी रखेंगे, तभी आपका पौधा आगे बेहतर होगा। और आप ये चाहेंगे कि यार अब प्रॉब्लम आ रहा है, अब हम इसको फौरी सॉल्व करें, ये पॉसिबल नहीं होता। पौधे को हर स्टेज पे मुख्तलिफ किस्म की न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 3 ये बेसिक हैं। सबसे पहला क्या है, आपने पौधा लगाया, उसकी जड़ें बढ़ती हैं। सबसे पहले चाहिए उसको फॉस्फेट, फॉस्फेट से जड़ें बढ़ती हैं। दूसरे नंबर पे उसको चाहिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से पत्ते बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे चाहिए उसको पोटाश, पोटाश से फूल आता है और फूल के बाद फल आता है, और फल में जायका आता है या खुशबू आती है, या फूल में खुशबू आती है। लोग हमसे ये जिक्र करते हैं कि यार हमने पपीता लगाया, पपीता आ भी रहा है, लेकिन जब हम तोड़ते हैं तो बिल्कुल फीका होता है। खरबूजा लगाया, खरबूजा बिल्कुल फीका है। उसकी वजह यह है कि आपकी ज़मीन में पोटाश की कमी थी, जो आपको पता ही नहीं था। तो क्यों ना हम पहले से उसको पोटाश प्रोवाइड करके रखें और आपका फ्रूट जो है उसके अंदर मिठास बेहतर आ सके। तो पोटाश का मैंने आपको क्या सोर्स बताया था? ये देंगे टाइम राख। रोकेंगे। ये आप जहन में रखें कि ये जो न्यूट्रिएंट्स मैं आपको बता रहा हूँ या जो सोर्सेज बता रहा हूँ, ये आपके जहन में रहने चाहिए। तभी आपको अंदाज़ा होगा कि मैं अपने पौधों की बुनियाद किस तरह बेहतर रखूँ और उनको किस तरीके से बेहतर यील्ड ले सकूँ। अच्छा, अब कुछ ऐसी वेजिटेबल हैं, खासतौर पे हर्ब्स, उसका हम कौन सा पार्ट इस्तेमाल करते हैं? पत्ते। पत्तों के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको क्या चीज़ चाहिए होती है? नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन हमें बहुत इजीली गोबर की खाद या उजड़ी खाद से मिल जाती है। तो मुझे अगर मैं धनिए का पौधा लगा रहा हूँ या पुदीना लगा रहा हूँ तो मुझे ना ज़्यादा पोटाश की ज़रूरत है ना फॉस्फेट की ज़रूरत है। तो मेरे लिए सिर्फ ये गोबर की खाद ही काफ़ी है। लेकिन जैसे जैसे मैं मज़ीद चीज़ें उगाना चाहूँगा, मिर्चें लगा रहा हूँ, टमाटर लगा रहा हूँ या शिमला मिर्च लगा रहा हूँ। अब शिमला मिर्च आप देखिए कितना बड़ा एक फल है। छोटी मिर्च तो बन जाती है, लेकिन लोग शिमला मिर्च में नाकाम हो जाते हैं या शिमला मिर्च तो बनी नहीं पा रही। उसकी वजह है कि उसको न्यूट्रिशन भी उतना ही चाहिए। तो ये तरीक़ेकार इसका यही होगा,
सॉइल प्रिपरेशन का जो समझे कि बेसिक यही है कि 3:2 का रेशो लेंगे, बालू मिट्टी प्लस खाद। ये मिक्सचर आपको 2 महीने तक आराम से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है अगर आप इसमें कोई और चीज़ ना डालें। लेकिन आपने प्रिपेयर करना है यार मुझे मिर्ची लगानी है, तो मिर्ची के लिए आपको फॉस्फेट की भी ज़रूरत पड़ेगी और मिर्ची के जायके के लिए आपको पोटाश की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको फॉस्फेट के लिए बोन मील डालना है और पोटाश के लिए आपको राख डालनी है। अच्छा, राख से पोटाश नहीं प्रोवाइड करती है, वो बाकी के माइक्रो न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करती है, लेकिन वो फिर वो आगे की डिटेल। तो बेसिकली आप समझ लें कि ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत कारआमद हैं। इसके अलावा आप ऑर्गेनिकली और अपने पौधों को एनरिच कैसे कर सकते हैं। अगर हमें जैसे पत्तों वाली बात आ रही थी, इसमें एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक मटेरियल है एप्सम सॉल्ट। आप लोगों ने अक्सर नाम सुना भी होगा और इंटरनेट पे पढ़ा भी होगा। एप्सम सॉल्ट का लोग इस्तेमाल करते हैं। एप्सम सॉल्ट के अंदर केमिकली मैग्नीशियम होता है, ये ऑर्गेनिक है। मैग्नीशियम हमारे पत्तों के अंदर क्लोरोफिल को बढ़ाता है। तो अगर आपको पत्ते हरे भरे रखने हैं तो आप एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल अपने पौधों में करें, और इसका इस्तेमाल कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना। 1 चाय का चमचा 2 लीटर पानी के अंदर हफ्ते में 1 मरतबा डाल दें अपने पौधों में, दैट्स इट। आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, यानी महीने में 4 मरतबा एप्सम सॉल्ट, यानी कि 4 चाय के चमचे, इससे ज़्यादा आपको डालना नहीं है, और आपके पौधे हरे भरे रहेंगे। आपने घरों में आराइशी पौधे लगाए हैं, जैसे मनी प्लांट लोग अक्सर लगाते हैं, मुख्तलिफ ऐसे पौधे जो लगाए हैं। अब वो उन सारे जो है उनमें पत्ते हैं और उनके पत्तों से उनकी खूबसूरती है। तो पत्तों के लिए मैंने आपको क्या न्यूट्रिशन बताया था, नाइट्रोजन। तो आपने सिंपल ये करना है कि उसके अंदर कंपोस्ट इस्तेमाल करनी है और एप्सम सॉल्ट इस्तेमाल करना है। तो आपके आराइशी पौधों के लिए भी ये चीज़ काफ़ी होगी। लोग घरों के अंदर बोतलों में मनी प्लांट लगाते हैं पानी डाल के, वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता रहता है, उसके पत्ते छोटे होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पानी के अंदर नाइट्रोजन ही मौजूद नहीं है। नाइट्रोजन से पौधे के पत्ते निकलते हैं। तो अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा ये अपनी ये जो कंपोस्ट है, इसको आप पानी में घोल के इसका जो लिक्विड बनता है, इसको हम कंपोस्ट टी बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट जो है, वो अगर आप डालेंगे तो इंशाल्लाह आपके पानी वाले मनी प्लांट्स भी बहुत अच्छे होंगे। इसी तरीके से अगर उसमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट भी आप डाल दें तो इंशाल्लाह वो और बेहतर तरीके से हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये जिक्र करना चाहूँगा कि सीड्स हमा वक्त आपको जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन लोग जो है वो अक्सर सर्दियों के सीड्स ज़्यादा ख़रीद लेते हैं और उसको फिर गर्मी में ट्राई करने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि वो सही तरीके से चल नहीं पाते। कराची की गर्मी जो है ना थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सीड्स नहीं चलते, लेकिन जो चलते हैं वो हमने यहाँ पे थोड़े से इसका जिक्र किया है कि जैसे समर के अंदर आप तरबूज उगा सकते हैं, करेला है, भिंडी है, बैंगन है, खरबूजा है, खीरा है, ये बहुत आसानी से उगा सकते हैं। इसके अलावा हम इंशाल्लाह एक चार्ट शेयर करेंगे पेज के ऊपर, उससे आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा आप किस मौसम में किस महीने में क्या बीज लगा सकते हैं। और इस तरीके से सर्दियों के अंदर आप और भी बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं। कराची का मौसम मोतदिल गर्म है, तो इसमें आप पूरा साल हर महीने कुछ ना कुछ ज़रूर ग्रो कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिसमें आप कुछ चीज़ ग्रो ना कर सकें। तो अच्छा, अब आपने पौधा लगा लिया, माशाल्लाह वो अच्छा ग्रो हो रहा है। अब आ गए बिन बुलाए मेहमान। अच्छा, बिन बुलाए मेहमान जो होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, वो उन पौधों पे सबसे पहले आते हैं जो कमज़ोर होते हैं। अगर आपने अपनी सॉइल प्रिपरेशन सही की हुई है और उसमें एम्पल नाइट्रोजन, पोटाश और फॉस्फेट डाला हुआ है, तो आपके पौधों पे कीड़े आने के इम्कानात बहुत कम होंगे। अच्छा, बहरहाल आपके पौधों पे पेस्ट अटैक शुरू हो गया, तो अब आपने पेस्टिसाइड तो स्प्रे नहीं करनी है, तो आप क्या चीज़ इस्तेमाल करते हो अपने पौधों के ऊपर से पेस्ट भगा सकते हैं। इसमें भी ये बात है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। अगर आप पेस्ट को आने से प्रिवेंट कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत कि आप कोई पेस्टिसाइड या कोई दूसरी चीज़ इस्तेमाल करते हुए उसके पेट्स को मारें या तल्फ करें। पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी, उसका न्यूट्रिशन बेटर कर लें, यानी उसको नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश आपने अच्छे तरीके से दे दिया। दूसरी चीज़ ये है कि आप ट्रैप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे स्टिकी ट्रैप जैसे अवेलेबल है, पीले रंग के ट्रैप होते हैं जिसके ऊपर केमिकल वो लगा था चिपकने वाला। इसके ऊपर कीड़े आके चिपक जाते हैं, आपके पौधों पे नहीं जाएंगे और चिपकने के बाद वो वहाँ से हिल नहीं सकते। तो क्या आपने प्रिवेंट कर लिया, अटैक जो आपके पौधे पे जा रहा था वो जाके सारा उसके ऊपर चिपक गया। ये सबसे अच्छा जरिया है पौधे को किसी भी किस्म के केमिकल से बचाने का। अच्छा, सॉरी, अब आपके पास पेस्ट आ गया, बहरहाल आपके पौधों पे आपको नजर आ रहा है पेस्ट आ गया।
हम उसको ऑर्गेनिकली किस तरह हटाएं। घर में जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें सबसे आसान तरीका ये है कि आपके पास साबुन वगैरह जो इस्तेमाल होता है, तो साबुन के पानी से अक्सर लोग धो देते हैं। ये एक बहुत पुराना तरीका है जिससे आप पेस्ट हटाते हैं। इसके अलावा नीम ऑयल एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का भी तरीका होना चाहिए। लोग हमसे ख्याल करते हैं नीम ऑयल लेके गए, बहुत स्प्रे किया नीम ऑयल का, लेकिन कीड़ा नहीं जा रहा। उसकी वजह यह है कि नीम ऑयल स्प्रे करने से पहले आपको पौधे को अच्छी तरीके से धोना है, कीड़ा मुकम्मल तौर पे आपको पानी से साफ करना है, उसके बाद नीम ऑयल स्प्रे करना है। नीम ऑयल का असर क्या होता है कि ये पौधे जो पेस्ट है, ये पेस्ट की बढ़ोतरी को रोकता है, यानी आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो पेस्ट मौजूद है वो अपना काम करता रहेगा। तो हमें पेस्ट को पहले हटाना पड़ेगा, उसके बाद आप नीम ऑयल स्प्रे करें और इंशाल्लाह आपके पास पेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। या उसका यही है जो मैंने प्रिवेंशन वाली आपको बात बोली कि आप नीम ऑयल स्टार्ट कर दें जब से आपने पौधा लगाया, हर 10 दिन बाद नीम ऑयल का एक अच्छा स्प्रे कर दें। उससे ये होगा कि एक आध कोई कीड़ा आ भी जाएगा, वो नीम ऑयल की वजह से भाग जाएगा, तो उसकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। तो ये इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करते हुए आपके पौधे बेहतर हो सकते हैं। बाकी अगर किसी के जहन में कोई सवाल आ रहा है तो मुझसे भी कर सकता है, ताकि उस सवाल से हो सकता है कि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। जी, राख का इस तरीके से है कि राख जो है ना, जैसे एक नहाने का जैसे मग्गा होता है, नहाने का जो मग्गा होता है वो एक राख का फुल भर के तकरीबन 1 स्क्वायर मीटर 3 बाय 3 फीट की जगह के लिए ये काफ़ी होता है। साल में 2 मरतबा सिर्फ। मैं उसका तरीका बता रहा हूँ। जैसे अगर आपके घर में चीकू लगा हुआ है या पपीता लगा हुआ है या नारियल लगा हुआ है, तो आपके उसके आसपास की एरिया देखेंगे, उसमें करेंगे गोडी। जो हिसाब मैंने बताया कि 3 बाय 3 के हिस्से में आपने एक बात मग जो है वो राख का डालना है, और उसके साथ आपने गोबर या ओजड़ी की खाद डालनी है। गोबर ओजड़ी खाद देंगे कम से कम 20 किलो, यानी आधी बोरी, और वो डाल के आपने अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर देना है। मेरी गारंटी है, मैं बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ, आपके पास नारियल आएगा इंतहाई लजीज, पपीता बिल्कुल मीठा। हाँ, बहुत। एक से मैं अंडों के छिलके वाला बता दूँ। अंडों के छिलका बहुत ज़्यादा लोगों का ये आता है कि भाई अंडों के छिलके कहाँ इस्तेमाल करें। अंडों का छिलका हम क्यों इस्तेमाल करें, उसकी वजह भी है। अंडे का छिलका प्रोवाइड क्या करता है? कैल्शियम। अंडे का छिलका कैल्शियम प्रोवाइड करता है। मैं आप लोगों को इस बात की इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क की जो सॉइल है, ख़ासतौर पे कराची की मैं बात करूँ, इसमें कैल्शियम पहले से ही बहुत मौजूद है। हमारा जो पानी है जो हम पीते हैं, जो हमारे लाइन में आते हैं, उसमें भी कैल्शियम बेपनाह मौजूद है। कि अंडों के छिलके का प्रैक्टिकली हमारी सॉइल में कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपको इंटरनेट पर बहुत इन्फॉर्मेशन मिली कि अंडों के छिलके से दालें और बड़ा फ़ायदा हुआ। उसकी वजह ये होती है कि अंडे, ये सारी इन्फॉर्मेशन यूरोप या नॉर्थ अमेरिकन साइड से आ रही होती है। उनकी सॉइल जो है वो कैल्शियम में डेफिशिएंट है, वो लोग लाइम यूज़ करते हैं, तो अंडे का छिलके से भी वो कैल्शियम निकालते हैं, लाइम में भी कैल्शियम ही होता है। तो मेरा मशवरा ये है कि अंडे के छिलके ना इस्तेमाल किए जाए। आप अपनी सॉइल को और मतलब उसमें कैल्शियम ज़्यादा भर के उसको और ख़राब कर सकते हैं अंडे के छिलके इस्तेमाल करने से। आप क्वेश्चन पूछें। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अगर आप अपना किचन गार्डन किसी ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहाँ पे आपकी अप्रोच हर रोज़ाना नहीं हो सकती, मतलब हफ्ते में एक दफ़ा जा सकते हैं, तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, पानी वगैरह या कोई ऐसा सिस्टम हो कि पानी जो है वो ज़्यादा ना डालना पड़े, क्योंकि डेली अप्रोच नहीं है वहाँ पे। अच्छा, ये बात है कि जैसे डेली अप्रोच नहीं हो सकती है, हमारे हफ्ते में एक मरतबा वो कर सकते हैं। तो बहरहाल इसके अंदर तो हमारी कराची की सॉइल इस किस्म की है कि उसको ऑलमोस्ट डेली पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने पॉट्स में लगाया हुआ है या क्रेट्स वगैरह के अंदर आपने लगाया हुआ है, तब तो आपको कोई ना कोई ऐसा बंदोबस्त करना पड़ेगा कि उसको डेली पानी दें। तो उसके मटेरियल्स या उसके इक्विपमेंट जो है वो अब बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। इसमें ऑटोमेटिक पानी देने वाले सिस्टम है, एक डिवाइस मिलती है ऑटोमेटिक रेगुलेशन वाली, उसमें आपको पाइप से कनेक्ट करना पड़ता है, वो अपने टाइम पे चल जाती है और आपको पानी मिल जाता है। नहीं है तो आपको कोई डेडिकेटेड बंदा रखना पड़ेगा। अच्छा, ज़मीन की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। ज़मीन में आप हफ्ते में एक मरतबा या 2 मरतबा पानी दें, आराम से चल जाता है। एक्चुअली वो ज़मीन ही है, मतलब ज़मीन की बात। हाँ, ज़मीन के अंदर कोई मसला नहीं है। अच्छा, गर्मी हो रही है, आपने पानी दिया, आप देखिए खुश्क हो रही है ज़मीन, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं?
आपका तरीका है मल्चिंग। मल्चिंग क्या है? मल्चिंग एक टेक्निक है जिसमें आप ज़मीन की सतह को मुख्तलिफ ऑर्गेनिक मटेरियल से आप इतना ढक देते हैं, जो पानी एब्जॉर्ब हुआ है उसकी एवोपरेशन नहीं होती, जितना पानी अवेलेबल है वो पौधा ही पिएगा, हवा में उड़ेगा। तो मल्चिंग मटेरियल के लिए पत्ते या फिर पटसन की बोरियां, ये बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं, कहीं से भी आपको मिल जाएंगी। पटसन की जो ब्राउन वाली बोरियां होती हैं, ये भी ऑर्गेनिक होता है, इसकी भी आप मल्च बना सकते हैं, यानी कवर करते हैं ज़मीन को। अच्छा, इसका एक और भी बड़ा अच्छा फ़ायदा है, इससे जड़ी बूटियाँ नहीं उगती। तो मैं जिनके पास ये दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, मैं मशवरा देता हूँ कि आप उसको मल्च करके रखें, ताकि जो पानी है, जो न्यूट्रिएंट है, वो आपके दरख्त को ही मिले, आसपास की जड़ी बूटियाँ घास को ना मिले। ये तरीका है मल्चिंग के मुख्तलिफ मेथड्स और उसकी वो बता दें कि मल्चिंग किस किस चीज़ से हो सकती है। अब मल्चिंग का इन्होंने वो किया है कि किस किस तरीके से हो सकती है। तो सबसे अच्छी मल्चिंग तो पत्तों की होती है, जो कि नेचुरल है। कुदरत ने भी ये मल्चिंग बनाई है। हमारे पास जब पतझड़ का मौसम आता है तो सारे पत्ते गिर के नीचे एक मल्च बना देते हैं, जो पूरे साल वो फिर उसकी ज़मीन को, नमी को और न्यूट्रिएंट को बरकरार रखती है। तो हम पत्ते सबसे पहले है कि सबसे अच्छी चीज़ जो है पत्ते है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया पटसन की बोरी है, जो आपको इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा रद्दी पेपर वगैरह जो है वो भी इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा हाँ, एक मल्चिंग जो लोग करते भी हैं और उनको मैं मना भी करता हूँ, वो है लकड़ी का चूरा। लकड़ी का चूरा जो है आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा कि भाई हमने लकड़ी के बुरादे से जो है ना मल्चिंग की और वो अच्छी चली। वो यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में कामयाब है, हमारे पास कामयाब नहीं है। आप करेंगे और सबसे पहले आपकी ज़मीन की सारी नाइट्रोजन चूस लेता है, तो वो उसमें आपको जो है ना फिर प्रॉब्लम होगी। आप कहेंगे मेरे पौधे अच्छे क्यों नहीं हो रहे, जबकि मैंने बताए हुए तरीके से मल्चिंग भी की, आपने मटेरियल दूसरा इस्तेमाल कर लिया। एक और चीज़ जो मल्चिंग में इस्तेमाल नहीं करनी है वो है तूड़ी, जो भूसा होता है गंदम का, वो भी आप मल्चिंग में इस्तेमाल ना करें। अक्सर मैंने देखा है लोगों ने स्ट्रॉबेरीज वगैरह लगाएंगे और उनको समझ में आया कि ये स्ट्रॉ है, इंग्लिश में उसको स्ट्रॉ ही कहते हैं ना, और उन्होंने उसकी मल्चिंग कर दी। उस मल्चिंग से क्या हुआ, उसकी ज़मीन की नाइट्रोजन सारी एब्जॉर्ब कर दी, आपके पत्ते पीले पड़ने शुरू हो गए पौधों के, और पौधे खराब होने शुरू हो गए, फ्रूट भी कम आए। क्योंकि स्ट्रॉ जो नेचुरल होता है वो दरख्त की जो टहनियाँ गिरती हैं उससे ज़्यादा बनता है, या जो नेचुरल ग्रास होती है। गंदम की भूसे से स्ट्रॉ नेचुरल नहीं बनता, क्योंकि गंदम जो हमारे यहाँ उगाई जाती है वो समझे कि 6 महीने की एक फसल है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, फिर वो एक अलग बात आती है। तो बहरहाल मैं मशवरा ये दूंगा कि गंदम के भूसे से भी मल्चिंग न करें। मल्चिंग का सबसे आसान तरीका जो है वो क्या नाम है, अच्छा तरीका वो पत्ते हैं, और आसान तरीका ये पटसन की बोरी। और प्लास्टिक शीट सर, प्लास्टिक शीट ऑर्गेनिक में नहीं आता, और प्लास्टिक शीट में हमारे पास लोग करते हैं मल्चिंग, प्लास्टिक मल्चिंग अवेलेबल है। लेकिन अगर आपने जैसे कमर्शियल उस पर करना है तो वो फिर यूवी स्टेबलाइज्ड प्लास्टिक शीट लेंगे, जो कि वो ख़राब ना हो और ज़मीन के अंदर न जाए। जी, किसी भी किस्म के पत्ते जो है ना, खासतौर पे पतझड़ वाले जो ट्रीज होते हैं उनके पत्ते बहुत अच्छे कामयाब हैं। अच्छा, पानी जैसे बात आई, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं यार हमारे पास पानी अवेलेबल नहीं है, मीठा कुएं का पानी है, बोरिंग का पानी है, जो कि खारा है। मैं उनको मशवरा देता हूँ भाई कोई मसला नहीं है, खारे पानी से आप बहुत आराम से हर किस्म की सब्जी उगा सकते हैं। लेकिन उसका यह है कि आपको अपने ज़मीन की जो मैंने आपको सारी न्यूट्रिशन बताई वो आपको प्रॉपर रखनी है। जितना मीठा पानी होगा उतने आपके पौधों के लिए बेहतर है। लेकिन ऐसा नहीं कि खारे पानी से आप कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते, खारे पानी से आप सारी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं। आपकी ज़मीन को ताकतवर होना चाहिए, और क्या क्या उसमें होना चाहिए, नाइट्रोजन होनी चाहिए, फॉस्फेट होना चाहिए, पोटाश होना चाहिए। नाइट्रोजन हम देते हैं गोबर की खाद से, कंपोस्ट से, पोटाश देते हैं हम राख से, और फॉस्फेट देते हैं हम बोन मील से। ये सारे ऑर्गेनिक वे में है, इससे आपकी सॉइल भी हेल्दी होगी, सॉइल के माइक्रोब्स हेल्दी होंगे, आपका पौधा हेल्दी होगा, और इवेंचुअली आपको अच्छा फ्रूट देगा। आपके पास अच्छे लीमू आएंगे, आपके पास अच्छी मिर्ची आएंगी जो तेज़ होंगी। ये भी होता है कि लोगों के पास मिर्ची आ रही है तो कहते हैं उसमें तो तेज़ ही नहीं है, तीखा पानी नहीं है। उसकी वजह है कि पोटाश की होना है। जितनी पोटाश अवेलेबल थी ज़मीन में उसने फ्रूट तो बना दिया, तेज़ी नहीं पैदा कर सका। आप अगर देंगे तो आपको इंशाल्लाह फिर वो ठीक। सर, आपने बैक्टीरिया का जिक्र किया, वो क्या काम करता है, और एक अर्थवॉर्म है उसका बता दें। जी जी। अच्छा, पहली बात है कि उन्होंने मुझसे पूछा था केले का छिलका। हाँ, केले का छिलका, केले के छिलके का अगर हम उसको सुखा लें और उसमें तकरीबन 46% पोटाश होता है, ये बहुत अच्छी सोर्स है केले का छिलका। तो जो जिनके पास केले ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो बिल्कुल इसको इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा मटेरियल है। लेकिन इसके इस्तेमाल करने का तरीका है,
अगर आप इसको डायरेक्ट पीस के डाल देंगे तो इससे फंगस लगने का बहुत खर्चा होता है। मैं मशवरा देता हूँ इसको ड्राई करें, उसको पीस के इसका पाउडर बना लें, और पाउडर जो है ना वो ज़मीन को हटा के तकरीबन 1-1.5 इंच ज़मीन के अंदर दबा के दें, ऊपर से ना डालें या पानी बना के ना डालें। लोग अक्सर आजकल बनाना पील वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं और यही बोलते हैं यार ऊपर वाइट फंगस आ जाती है। ये फंगस खतरनाक है क्योंकि वो ऊपर की जितनी भी हार्मफुल फंगस है उसको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो कि हमें नहीं प्रोवाइड करना है, हमें अपने पौधे को देना है। तो आप इसको ड्राई करें, इसका पाउडर बनाएं, पाउडर बना के अपने डब्बों में कहीं इंस्टॉल कर लें। 1 चाय का चमचा महीने में 1 दफ़ा, एक 12 इंच के गमले में, ये आपने रेशो बना लेना, 12 इंच का गमला, 1 चाय का चमचा मट्टी हटा के उसके अंदर डाल के मट्टी ऊपर से बराबर करना, ये भी एक अच्छा सोर्स है। जहाँ तक बैक्टीरिया की बात आई तो हमारा जितना भी ऑर्गेनिक ग्रोइंग है ये डिपेंड ही बैक्टीरिया और उसकी एक्टिविटी पे करता है। बैक्टीरिया और सॉइल माइक्रोब्स वो हैं जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करते हैं एज अ फूड, और हमारे जितने भी पौधे की जो ग़िज़ाई अज्जा हैं उसको पौधे को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम जितना ऑर्गेनिक मटेरियल डालते हैं वो बेसिकली ग़िज़ा बनता है बैक्टीरिया की, और बैक्टीरिया जो उससे मटेरियल प्रोड्यूस करता है वो ग़िज़ा बनता है पौधों की। अगर आपने ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं डालेंगे, कम डालेंगे, जैसे आजकल हमारे पास जितना भी कमर्शियल फार्मिंग होती है उसमें यही होता है कि वो केमिकल खादें, DAP, यूरिया से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी ज़मीनें मुस्तकिल बंजर होती चली जा रही है, बैक्टीरिया की एक्टिविटी कम से कमतर होती चली जा रही है, और हमें हर साल ज़्यादा खाद डालनी पड़ती है। इस साल 1 बोरी पड़ी तो अगले साल 1.25 बोरी पड़ेगी, फिर अगले साल 1.5 बोरी पड़ेगी। तो अगर हम ऑर्गेनिक उसके अंदर मटेरियल डालेंगे तो बैक्टीरिया बढ़ेगा, बैक्टीरिया जो पहले से अवेलेबल न्यूट्रिशन है उसको प्लांट को अवेलेबल कर देगा। मतलब कितने भी गमले में सनलाइट का क्या रोल है? सनलाइट का क्या रोल है गार्डनिंग के अंदर? जी, सनलाइट वाली बात। अच्छा, सनलाइट में है कि जो भी हमारी पत्ते वाली सब्जियां हैं या हर्ब्स हैं उन वो सनलाइट या सेमी शेड के अंदर अच्छी चल जाती है। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि विंडो सिल, ये खिड़की में जहाँ पे थोड़ी बहुत रोशनी भी आती है वहाँ पे चल जाती है। लेकिन फ्रूट्स वाली जितनी भी सब्जियां हैं उनको आपको कम अज़ कम भी 6 घंटे डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत है। तो बालकनी या छत के ऊपर फिर वो कामयाब होंगे। सनलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, आराइशी पौधे होते हैं जैसे मनी प्लांट वगैरह, वो तो साए में चल जाते हैं, लेकिन आपने ये नोटिस किया उनमें भी सिर्फ पत्ते होते हैं, फूल या फ्रूट नहीं आता उनमें। तो जहाँ तक पत्ते उगाने की बात है तो वहाँ पे तो स्टेपिड सनलाइट या सेमी शेड चल जाता है, लेकिन जहाँ फूल की और फल की बात आती है वहाँ पे आपको 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट जरूरी है। तेज धूप जो होती है उसे कैसे बचाया जाए? अच्छा, तेज धूप की उन्होंने बात की। जो पौधे धूप में उगते हैं उनके लिए कराची की तेज धूप कोई तेज धूप नहीं है, उससे कुछ भी नहीं होता। जैसे मैं गार्डनिंग करता हूँ, मैं अपने रूफटॉप पे करता हूँ जिसपे कोई साया नहीं है, फजर से लेके मगरिब तक जितनी धूप पड़ती है उन पर पड़ती है और पौधों को कुछ नहीं होता। पौधे खराब क्यों होते हैं? पौधे की खराबी आपको कैसे नजर आती है? पत्ते जल गए, उसकी वजह क्या है? पत्ते किस चीज से बनते हैं? नाइट्रोजन से। आपकी जमीन में नाइट्रोजन कम थी, पहले आप उसको प्रॉपर कर लें, आपके पत्ते इंशाल्लाह पौधों के नहीं जलेंगे, उसमें येलोपन नहीं आएगा, उसमें दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे। जी सर। अच्छा, हमारे सर ये कह रहे हैं कि भाई आम के इस वक्त बोर आ रहा है, फूल आ रहा है, और इस तरीके से होता है कि पहले आम अच्छे आते थे, अब आम नहीं आ रहे हैं, एक साल अच्छा आता है, एक साल खराब आता है। आम क्या है? फ्रूट है। फ्रूट के लिए क्या चीज़ चाहिए आपको? पोटाश। पोटाश किस चीज़ से मिल रही है? राख से। तो अगर आप साल में 2 मरतबा उसको राख दे देंगे, हर साल आपके पास इंतहाई भर के फ्रूट आएगा। आपका बोझ जो है वो लाजमी उसमें अच्छा फ्रूट लगेगा, अगर कोई अलग से डिजीज ना आई हो, ये गारंटी है इंशाल्लाह। अच्छा, ये जब हाइबरनेटिंग पे जाता है तो पानी बंद कर देना चाहिए, और पानी कब स्टार्ट करना है जब बोर पे आ जाता है तो? आप किस पौधे की? आम की पौधों की बात। अच्छा, आम के अंदर हाइबरनेशन आती है हमारे। अच्छा, कराची के अंदर हाइबरनेशन नहीं आती। कराची में आम का पौधा ऑन ही रहता है, सिर्फ ग्रो करना रुक जाता है, लेकिन बाकी उसका पतझड़ वगैरह या वो ख़राब नहीं होता। लेकिन अमूमन हम ये मशवरा देते हैं कि पहली दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक कोई पानी नहीं दिया जाए आम के पौधों को। तो आम में अगर दे भी नहीं, जैसे लोगों के घरों में लॉन में लगा हुआ है आम का पौधा, अब उसको तो रोज़ाना पानी मिलेगा, कोई मसला नहीं होता, कभी कोई मसला नहीं होता, वो चलता रहता है।
अगर आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे कराची के मौसम में वो चलता रहेगा। हाँ, अगर मैं थोड़ा सा नॉर्थ की साइड पे जाऊंगा, सिंध में थोड़ा ऊपर जाऊंगा, उस वक्त मेरा हमें पानी का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं हैदराबाद से ऊपर चला गया, ठंड ज़्यादा पड़ती है, कराची में ठंड इतनी नहीं पड़ती, तो पौधा जो है वो हाइबरनेशन में कम ही जाता है। डॉर्मेंसी, हाइबरनेशन नहीं डॉर्मेंसी में कम जाता है, वो अलाइव रहता है, तो इसका इशू नहीं। वहाँ पे अगर आपको 1 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक बिल्कुल पानी बंद रखना पड़ता है। 15 जनवरी के बाद फिर आप उसको स्टार्ट करें। जो फ्रूट वाले हैं जैसे मिर्च है और टमाटर है, उसके लिए ज़मीन ज़्यादा बेहतर है, और जो हर्ब्स हैं उसके लिए पॉट्स या क्रेट्स ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उसमें ये वजह नहीं है कि आप उसमें क्रेट्स में आप फ्रूट्स नहीं उगा सकते, बहुत आसानी से उगा सकते हैं। जो 3 न्यूट्रिशन मैंने आपको बताए, आप सिर्फ उसका ख्याल रख के चलें, पौधे को अपनी ग़िज़ा पूरी दें, वो आपको लाजमी फ्रूट देगा। इनका क्वेश्चन था कि ज़मीन भी अवेलेबल है और रूफ़ है, रूफ़ अगर दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं तो हर्ब्स जो हैं वो आप पॉट्स में लगाएं, और बाकी जो फ्रूट वाले हैं वो ज़मीन में लगाएं। छत का पूछ रहे हैं, छत ओपन छत है, रूफ़ है, रूफ़ के ऊपर जाएं या मैं वही कह रहा हूं ना, आप दोनों उसमें कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आप ये नहीं देखेंगे मेरे पास रूफ है या ज़मीन है, आपको देखना है पौधे की न्यूट्रिशन। आपको पौधे से फ्रूट लेना है या उसके पत्ते इस्तेमाल करने हैं या उसका फूल इस्तेमाल करना है, उसके फूल से खुशबू लेनी है, तो आप उसको बस आप चाहे पॉट में लगाएं चाहे ज़मीन में लगाएं, दोनों उसमें आपके पास ये लो बिल्कुल। अब देखिए धूप वाली बात आपने कर दी, धूप जहाँ पे कम आती है तो जो पत्ते वाली सब्जियां आराम से हो जाएंगी, पालक अच्छी हो जाएगी, मेथी अच्छी हो जाएगी, मिंट अच्छा हो जाएगा, धनिया अच्छा हो जाएगा, सेलेरी, थाइम वगैरह ये सब अच्छा चल जाएगा। लेकिन टमाटर नहीं लगाइएगा उधर, मिर्ची नहीं लगाइएगा उधर। पौधा तो अच्छा हो जाएगा, पत्ते अच्छे निकल आएंगे, लेकिन फ्रूटिंग नहीं होगी अच्छी। देखिए ना, अब आपने बता दी फ्रूटिंग हो गई, उसको जितनी सनलाइट मिली उसने अपना निकाल दिया फ्रूट, लेकिन जो अच्छी पैदावार थी वो नहीं आ पाई। जी, अगर आपने ज़मीन पहले से अच्छी प्रिपेयर की हुई है और उधर धूप भी अच्छी मिलती है, हाँ, अब लोगों ने कहा यार हमने तो लगा दी चीज़ें, अब हम क्या करें, तो मैं उनको मशवरा देता हूँ, देखिए अब आप चीज़ें डालेंगे ना आपके पौधे मजीद ख़राब होंगे। अब कोई बंदा ज़्यादा बीमार पड़ चुका है तो मैं उसको बोलूँ नहीं ज़्यादा दवा खा लो, मैं वो पहले से इख्तियार करो कि नेक्स्ट टाइम पे ना बीमारी केयर हो जाए, या फिर क्योंकि पौधों में सीज़न है, अभी आप इस सीज़न को तो वो कर दें, नेक्स्ट सीज़न के लिए ज़मीन प्रिपेयर करें। किसी चीज़ की बुनियाद ही अच्छी नहीं पड़ी तो मैं बाद में उसको सही नहीं कर सकता, बैसाखियाँ लगा के उसको चला तो सकता हूँ, लेकिन उस ऑप्टिमल लेवल तक नहीं ला सकता। उसके लिए आपको बुनियाद, मैंने वही जिक्र किया, ये चीज़ें डलती हैं पहले, वो फिर केमिकल उससे होती हैं। ऑर्गेनिक में हमें हमेशा टाइम देना पड़ता है, ऑर्गेनिक की लिमिटेशन है, उसमें डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आता। उसकी वजह है कि पहले आप माइक्रोब्स को खिलाते हैं, माइक्रोब्स से आपको मिलते हैं, लेकिन इन द एंड आपकी ज़मीन इतनी फर्टाइल हो जाती है कि आप कुछ भी लगाएं उसमें उगना शुरू हो जाता है। ये वाली जो चीज़ है ना कि अब हो गया हमें फौरी तौर पर देना है, उसके लिए फिर हमारे पास केमिकल का ही ऑप्शन आता है कि फौरी रिजल्ट मिले। अब ये फौरी रिजल्ट वाली चीज़ें उन्होंने हमें काफ़ी ख़राब की है। क्विक रिजल्ट चाहिए, हर किसी को क्विक रिजल्ट चाहिए, बुनियाद लोग बेहतर करने की तरफ नहीं करते। यार पहले से मैं मेहनत करूं, नर्चर करूं पौधे को, ज़मीन को बेहतर बनाऊं और फिर मैं अच्छी पैदावार लूँ। लोग कहते हैं यार मुझे अभी रिजल्ट मिले, जो भी है, टाइम नहीं है मेरे पास। इसमें थोड़ी सी हमारे पास ये लिमिटेशन आती है, हमें तैयारी करके चलना पड़ता है, एक प्लान करके चलना पड़ता है। ये ज़िंदगी के हर शोबे में कि आप जितना अच्छा प्लान करके चलेंगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और कंटीजेंसी प्लान तो फिर वही होता है कि कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल के लिए आप कर लें, अभी नेक्स्ट सीज़न स्टार्ट होने वाला है, समर सीज़न प्रिपेयर करें। भाई जिन लोगों ने रमज़ान में अपने घर के क्या नाम है तरबूज और खरबूजे खाने, वो आज या कल में बीज लगा दें। पॉट में तो नहीं लगा सकते ना, तो ज़मीन में लगा। अच्छा हाँ, बस पॉट वाली बात है। मुझे तरबूज खाना है और मेरे पास इतनी जगह नहीं है। तरबूज के लिए मैं मिनिमम कहता हूँ कि 18 इंच या 14 इंच का पॉट हो, एक पौधे की, आपको उसमें तरबूज प्रोड्यूस हो जाएंगे दो, और खरबूजे तकरीबन 4 तक उसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये मेरा अपना तजर्बा है। लेकिन वही है कि खरबूजा तरबूज दोनों फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स के लिए आपको कौन सा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, पोटाश का। तो लाजमी आप राख का इस्तेमाल ज़रूर करें अपने गमलों में। अगर नहीं करेंगे तो वही आपके पास अच्छी बड़ी बड़ी बेलें हो जाएंगी, लेकिन आपके पास फ्रूट नहीं आएगा, आएगा तो छोटा आएगा। मुझे पूछना था कि जैसे अभी आप रूफ टॉप की बात कर रहे
जैसे क्या किया जाए, क्योंकि अगर पानी अगर वहाँ डलता है या कुछ तो नीचे जा सकता है, सीलिंग हो सकती है जो ऊपर अपार्टमेंट्स वगैरह के अंदर है। हाँ, इसमें एक वाली बात है कि अगर आपके पास जैसे कभी सीपेज का इशू आया है तब तो फिर आपके लिए है कि आपको अपने पॉट के नीचे जो है वो कोई ट्रे रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई सीपेज का इशू को पहले नहीं आया, बारिशों में कभी सीपेज का नहीं आया, तो आप बेधड़क होकर लगाएं, आपका पानी कहीं नीचे नहीं जाएगा, एवोपरेट हो जाता है वो। मेरे पास भी जो घर की छत है उसमें हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, नॉर्मल छत है और उसमें पॉट्स में किए हुए हैं, पॉट्स में। जी पॉट्स में किया हुआ है और उसमें दिन में 3 मरतबा पानी उसमें डलता है और छत के ऊपर फैलता है और नीचे सीपेज नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों के पास इशू है, तो अगर पास इशू है पहले से भी कोई सीपेज होती है या वीक छत है, तो बेहतर ये है कि उसके नीचे ट्रे रखें या जो छोटे टब्स आते हैं प्लास्टिक के वो रखें। गमला है, गमले के नीचे कुछ पत्थर रखें, वो रखिए, टब रखें, उसमें कुछ पत्थर रखें, उसमें गमला रखें, तो पानी जो है वो आपका टब में जाएगा, छत को खराब नहीं करेगा। और अगर आपके पास इस तरह का अपार्टमेंट्स है कि जहाँ पर 3-4 घंटे आती है, तो आप वहाँ पर फ्रूट्स वगैरह नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट उनकी 6 घंटे की दूरी होती है, ये लिमिटेशन। पौधा फोटोसिंथेसिस करता है ना, अपनी ग़िज़ा जो है वो धूप से बनाता है, कार्बोहाइड्रेट को बनाता है, तो जब तक उसको इतनी धूप नहीं मिलेगी कि अपने वो फ्रूट प्रोड्यूस करे तब वो फिर नामुमकिन है एक तरीके से। हाँ, अलबत्ता आप पालक बहुत अच्छे उगा सकते हैं, धनिया, पुदीना और जो हर्ब्स होती हैं जैसे सेलेरी वगैरह, थाइम है, रोजमेरी है, बहुत अच्छे उगती हैं वहाँ पे। और प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं और जो दूसरे कंटेनर्स होते हैं उसमें लाइक क्या फ़र्क है? मैं प्रेफर करता हूँ कि प्लास्टिक कंटेनर ना इस्तेमाल करूँ। प्लास्टिक कंटेनर ब्रीदेबल नहीं होते, उसमें पानी जो है ना अपनी जगह पे अटक जाता है ना, और गैसेस भी एक्सचेंज नहीं होती, जड़ों को भी जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं मशवरा देता हूँ कि भाई सस्ता तरीका ये है कि आप पेटियाँ ले लें लकड़ी की, पेटियाँ ले लें लकड़ी की और उसमें ये पटसन की बोरी लगा के इसमें आप जो है मिट्टी वगैरह डाल के अपने पौधे लगाएं, या फिर अपना जो क्ले पॉट है वो इस्तेमाल करें। क्ले पॉट सबसे अच्छा है। और जनाब और कोई सवाल? कंप्लीट करें, नमाज पढ़ें। ठीक है जनाब, 2 बजे। जी जी पुटा जी। पत्ते के लिए नाइट्रोजन, पत्ता हर पौधे में होता है तो नाइट्रोजन तो हर पौधे को चाहिए। जड़ें हर पौधे में होती है तो फॉस्फेट जड़ों के लिए वो हर पौधे को चाहिए। फल और फूल वाले पौधे कम होते हैं, उनके लिए एडिशनल पोटाश चाहिए होता है। ठीक है, फॉस्फेट रूट्स के लिए हड्डी का चूरा। जी जी जी, बहुत इजीली